नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोज़ नई-नई सामाजिक और पारिवारिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कुछ कहानियाँ आपको हँसाएँगी, कुछ रुलाएँगी और कुछ कहानियाँ आपको गुदगुदा जाएँगी। तो चलिए ऐसे ही एक आज भी पारिवारिक कहानी हम शुरू करते हैं। आज की कहानी है बाप का दर्द एक बेटा ही समझ सकता है। शेखर कुर्सी में बिल्कुल बिखर सा गया। उसके हाथ से अवनी का खत छूटकर गिर गया। वो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे पुतला होता है जिसमें जान ही नहीं होती। ऐसा ही पड़ गया था वो। आज शाम को ही जब वो थका मादा ऑफिस से इस छोटे से कमरे में पहुंचा तो अवनी का खत उसका इंतज़ार कर रहा था। अवनी बहुत कम खत लिखती थी और शेखर को उसके खतों का बेसब्री से इंतज़ार रहता था। उसे अपने बेटे की नटखट बातें पढ़ने और दूर से ही जीने की चाह होती तो वो इन खतों का इंतज़ार करता था। शेखर अपने शहर से दूर, अपने घर से दूर, अपने परिवार की अच्छे से परवरिश हो सके इस खातिर इस एक कमरे में जीवन यापन कर रहा था और इसलिए ही यहाँ जॉब कर रहा था। शेखर अच्छी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में काम करता था। उन लोगों की तरफ से रहने की सुविधा मिली थी पर उसका किराया सैलरी में से कटता तो उसने एक कमरे में गुजर बसर करना उचित समझा। उसका घर सिर्फ 3 घंटों की दूरी पर ही तो था। सोचता जब मन नहीं लगेगा चला जाएगा घर, पर सोचने से सब नहीं होता। तो काम की वजह से शेखर पूरे 2-3 महीने तक भी ना जा पाता था घर, और इस बार तो वो 1 साल से नहीं गया था। शुरू में जब वो आया था तो अवनी के खत प्यार भरे आते थे। उसके बेटे हिम की बहुत सी नटखट शैतानियाँ और उसके बाबा का ढेर सारा प्यार होता था, मगर धीरे धीरे उसमें शिकायतें शामिल होती चली गईं। पहले आस पड़ोस की, फिर घर की समस्याएं, फिर हिम की शिकायत, फिर अवनी अपनी शिकायतें और मांगें लिखने लगी, और अब पिछले 1 महीने से शेखर के बाबा की बुराई और शिकायतों से खत भरा रहने लगा था। वो भी तब से जब से बाबा रिटायर हुए थे। जब तक बाबा कमाते थे तब तक अवनी को कभी शिकायत न हुई। उनके रिटायर होने के बाद 2 महीने सब अच्छा था, मगर इधर पिछले महीने से अवनी के खतों में सिर्फ उनकी शिकायतें होती, सिर्फ शिकायतें थीं। शुरुआत में शेखर जब तब जाकर समझा आता अवनी को, बाबा को, और सुलह करा आता, लेकिन अब पिछले 15 दिन में ये दूसरा खत था जिसमें शिकायतें नहीं, जली कटी बातें थी, सूल थे जो सीधे शेखर के दिल के आर पार हो रहे थे, उसका सीना छलनी कर रहे थे। वो 2 बार बर्दाश्त कर गया पर इस बार उसे न हुआ और वो अवनी का खत पढ़कर निढाल हो गिर गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अवनी ऐसी हो जाएगी जिस पर समझाने का भी कोई असर न होगा। हिम तो खत से नादारद था और थी तो बस बाबा की बुराइयाँ। शेखर अच्छी तरह से जानता था अवनी को, और ये भी अच्छे से समझ गया था कि अवनी को उसके बाबा से अब क्यों शिकायत होती है। अवनी पहले से ऐसी न थी, मगर जब से शेखर की तनख्वाह बढ़ी, उसकी तरक्की हुई, अवनी ने ऊंचे समाज में उठना बैठना शुरू किया तो अवनी की सोच समझ सब बदल गई थी। उसका रहन सहन भी। अब उसे काम करना अच्छा न लगता। उसने घर के काम के लिए नौकरानी लगवा दी। हिम माँ कहता तो डांट देती, कहती मॉम कहो। सब कुछ नए ज़माने का चाहिए था उसे। इस बात से कोई मतलब ही नहीं रह गया था कि शेखर किस हालात में रह रहा है। उसे तो बस उसके बाबा का घर पर रहना चुभने लगा था, और आज उसने खत में वही जहर उगला था। लिखा था कि शेखर अपने बाबा को वृद्धाश्रम छोड़ाओ। शेखर ने पूरी शाम न खाया न पिया, बस वो खत और पंक्तियाँ कई बार पढ़ गया। उनका दिल मानने को तैयार न हो रहा था कि अवनी ने ये लिखा था, और आखिर रात को 10 बजे खत को 15वीं बार पढ़कर उसके दिल ने ये बात मान ली, और माननी ही थी क्योंकि वो 1 महीने से ये सब पढ़ रहा था और उसका दिल उसे सचेत कर रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, मगर वह मान नहीं रहा था। और आज जब ये हो रहा था तो वो समझ गया कि ये सब क्यों हो रहा था। आखिर उसके खुशहाल परिवार के साथ क्यों?
और यही सोच सोच वो बिल्कुल गिर गया था कुर्सी पर। उसकी आंख बह रही थी। वो रात भर बचपन के दिन माँ और बाबा का प्यार, उनकी मेहनत, उनका त्याग ही याद करता रहा और उसे एक पल को भी बाबा उसके गलत न लगे। और यही सब सोचता आंखों में आंसू बहाता शेखर न जाने कब सो गया। अगले दिन रविवार की सुबह थी। उसकी आंख झटके से खुली। एक बिल्ली कमरे में आ गई। दूध पीकर भगोना गिरा दिया उसने और शेखर की नज़र पड़ते ही वो निकल भागी। मगर शेखर ने कुछ न देखा। वो उठा। उसकी नज़र खत पर पड़ी जिनमें शेखर से फैसला करने को नहीं बल्कि फैसला सुनाया गया था कि आकर बाबा को वृद्धाश्रम छोड़ दिया जाए। वो उस खत को देखकर और रुआंसा हो गया और सीधे बाहर चला गया। बाहर छोटी सी बालकनी थी, वो वहीं बैठ गया। शेखर जहाँ रहता था वो 2 मंजिल थी। सामने एक घर था, वहाँ एक परिवार रहता था जिसमें एक लड़का जो 12 साल का था और उसके पिता रहते थे, माँ भी थी। शेखर वहीं देखने लगा। वो रोज़ सुबह सुबह देखता, लड़के के पिता रोज़ सुबह घूमने जाते, बेटा भी जाता था। असल में शेखर की नींद उनकी आवाज़ों की वजह से ही खुलती थी। शेखर ने देखा आज पिता कुछ थके थके से लग रहे थे मगर बेटा जोश में था। वो बोला, पापा चलिए न, जल्दी से बॉल दीजिए। पापा खुश होकर बोले, देता हूँ बेटे, और फिर थोड़ी दूर में बॉल डाल दी। बेटे ने बॉल को मारा। उसके पापा बॉल उठाने चले तो वो लड़का फिर बोला, क्या पापा इतनी हल्की बॉल दे रहे हो और इतने पास से, थोड़ी और दूर से दीजिए ना। पापा ने कहा, अच्छा बेटा। फिर दूर तक गए और दौड़ लगाकर तेजी से बॉल डाल दी। बेटे ने बॉल मारी, जोर जोर से चिल्लाया, पापा ये मारा मैंने सिक्सर, और बॉल सीधे शेखर के ऊपर से उसके कमरे में चली गई। वो लड़का शेखर को देखकर बोला, अंकल बॉल दीजिए ना प्लीज़। शेखर ने बॉल डाल दी। अब की लड़का फिर पापा से बोला, पापा थोड़ी और दूर जाकर दीजिए ना, अब मैं और दूर मारूंगा। तभी उसकी माँ आ गई और बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, आप क्यों खेल रहे हो, आपकी कमर वैसे ही दर्द कर रही है और आप इसके लिए खेलने चले आए। डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है ना, और आप चलिए भीतर। तो वो बोले, देखो ना रोहित कितना खुश हो रहा है और कितना अच्छा खेल रहा है। मेरे बच्चे पर ऐसे 1000 दर्द कुर्बान। उसकी हंसी के लिए मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता क्या। और ऐसा कह उठे। तभी दर्द जोर से उठा और वो वहीं बैठ गए। रोहित की माँ बोली, देखा कितना दर्द हो रहा है आपको। पर उस लड़के के पापा ने न सुनी और फिर से दर्द को दबाकर और पीकर दूर जाकर उसकी माँ को हटाकर और दौड़ते हुए बॉल डाल दी। रोहित ने 6 मारा और पिता की जोर से चीख निकल गई। रोहित ने सुना तो वो दौड़ा आया और पूछा, पापा आप ठीक हो ना। और पापा मुस्कुरा कर बोले, बिल्कुल ठीक हूँ बेटे, और फिर बॉल डालने को तैयार होने लगे। तभी रोहित की माँ ने उनके पापा के हाथ से बॉल छीन ली और बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, कमर ही न रही तो कैसी बेटे की खुशी, और उनको ज़बरदस्ती अंदर ले गई। रोहित भी चला साथ में उनके, पर पापा अब भी उसके 6 की खुशी मना रहे थे, तारीफ कर रहे थे। और ऐसा करते हुए ही वो घर के अंदर गए और बेटा बहुत खुश हो रहा था। शेखर ने ऊपर से ये सब होते देख रहा था और उसे अपना बचपन याद आने लगा कि कैसे उसे स्कूल छोड़ने जाने के लिए उसके बाबा उसे 1 किलोमीटर कंधे पर बिठा कर ले जाते थे। उनके पास किराए के पैसे न होते थे, फिर भी उसे कभी स्कूल के लिए देर न होने दी, हमेशा समय से पहुंचाया। आज बाबा के जो कंधे झुके थे वो उस वजह से ही तो थे। शेखर को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, उसे फैसला लेने में इतनी देर कैसे हुई। उसके बाबा ने तो कभी न सोचा अपने दर्द के बारे में, हमेशा उसके लिए ही तो जिए। माँ के मरने के बाद दूसरी शादी न की, चाहते तो दूसरी शादी कर लेते, और अगर दूसरी माँ बुरी होती तो आज शेखर का क्या होता। सब लोग कितना जोर देते थे मगर उन्होंने किसी की न सुनी और खुद ही उसे अकेले बिना किसी मदद के पाला। रोटी बनाते समय न जाने कितनी बार उनका हाथ जला, न जाने कितनी रात वो सोए नहीं।
न जाने कितनी कुर्बानियाँ दी उन्होंने, सिर्फ इसलिए कि उनका बेटा लायक बन जाए। आज भी तो कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही तो, वो भी देने में अवनी को समस्या है। वो भी वो खुद बनाकर नहीं खिलाती, नौकर बनाकर खिलाता है। आज तो फैसला करके ही छोड़ूंगा। ये सब सोचकर शेखर उठा और उसने नहाया और सीधा घर पहुंचा। दरवाजे पर अवनी मिली, बेटा हिम मिला, पर उसने दोनों की तरफ नहीं देखा। सीधे बाबा के कमरे में गया, उनकी अलमारी खोली, बैग उठाया और उसमें उनका सामान भरने लगा। उनकी दवाई भी सब समेटी और बोला, बाबा और जितना बाकी सामान है आपका हम बाद में ले लेंगे। इस घर का बुरा मत मानिए, ये वैसे भी आपका नहीं है। चलिए बाबा उठिए। बाबा ने जब ये सब अपने बेटे को करते देखा तो वो और उदास हो गए। उनको भी यकीन हो गया कि वो वृद्धाश्रम ले जा रहा है। इधर अवनी ने यह सब देखा तो वो खुश होकर बोली, तो आपने मेरी बात मान ली, आप बाबा को वृद्धाश्रम ले जा रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा था बाबा के लिए वही सही है। शेखर अवनी की बात बीच में ही काटते हुए बोला, क्यों जाएंगे मेरे बाबा वृद्धाश्रम? उनका बेटा अभी मरा नहीं है। बेटे के जिंदा होते बाप को वृद्धाश्रम जाना पड़े तो ऐसे बेटे को फांसी लगाकर जान दे देनी चाहिए। मेरे बाबा मेरे साथ रहेंगे। फिर बाबा की तरफ देखकर बोला, बाबा आज से हिम और अवनी यहीं रहेंगे, आरामदायक घर में। आप और मैं बचपन की तरह साथ रह लेंगे। बाबा आप मेरे साथ रहेंगे आज से? मैंने वहाँ 2 कमरे ले लिए हैं, एक में आप आराम से रहेंगे और दूसरे में मैं। बचपन में आपने मेरी सेवा की और मुझे इस लायक बनाया कि मैं कुछ बन सकूं, तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपका पूरा ख्याल रखूं। आप अवनी के बाबा नहीं हैं, इसलिए उसने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ बाबा, पर आप मेरे बाबा हैं। कहकर उनका सामान उठाया और बाबा को सहारा देकर उनके पैरों पर खड़ा किया और फिर अवनी को देखकर बोला, तुमको तो छोटे घर में रहा नहीं जाएगा, तो तुम यहाँ रहो अपने बेटे के साथ, और मेरे बाबा मेरे साथ यानी अपने बेटे के साथ रहेंगे। तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो तो मेरे बाबा भी मेरी जिम्मेदारी हैं। तुम दोनों को कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, मगर आज से मैं मेरे बाबा की तरफ भी कभी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। अवनी अवाक सी होकर शेखर को देख रही थी और बाबा शेखर का हाथ मजबूती से थामे उसे देख रहे थे। आज उन्होंने सच में कलयुग में श्रवण कुमार को देखा था, जो कोई और नहीं उनका अपना बेटा था। शेखर ने मुस्कुराते हुए बाबा की तरफ देखा और उनका हाथ और मजबूती से कसा और सामान कंधे पे लाद कर तेज कदमों से घर से बाहर स्टेशन की ओर चल दिया। दोस्तों, शेखर जैसे बेटे से हमें सबक लेने की ज़रूरत है। आज हमारे समाज में ज़रूरत है शेखर जैसे बेटों की, जो अपने बिगड़ैल पत्नियों को सबक सिखा सकें। अगर हर बेटा अपने माता पिता के लिए ऐसे ही निर्णय लेने लगे तो कोई भी बहू अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम नहीं भेज पाएगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि समाज में सभी बहुएं ऐसी होती हैं जो अपने सास ससुर की रिस्पेक्ट नहीं करती हैं। आपको शेखर का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी।